नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। सत्ता का संग्राम चल रहा है और चुनावी महासमर में आज पहले फेज की वोटिंग चल रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 12.22 और उत्तराखंड में 10.41% वोट डाले जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की एक सीट में 12.2% मतदान हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिनमें से 14.12% मतदान हो चुका है। बात की जाए तो 9 बजे तक बंगाल में सबसे ज्यादा 15.9% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश में 12.22 तो राजस्थान में 10.67% मतदान हो चुका है। तो सुबह से मतदान जारी है और 7 बजे से लोग घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। इस महासमर में, इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तो जो बात की जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के एक लोकसभा सीट पे वोटिंग चल रही है, बस्तर। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें से विंध्य की 2 सीटें हैं तो महाकौशल की 4 सीटें हैं। सबसे बड़ी बात है कि छिंदवाड़ा सीट सबसे चर्चित सीट है, जो कि कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ है। और 2019 लोकसभा चुनाव में इकलौती सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार लड़ाई तगड़ी है क्योंकि भितरघात भी है। और दूसरी बात, कमलनाथ के गढ़ को तोड़ने के लिए, सेंधमारी के लिए बीजेपी हर हथकंडे अपना रही है। लेकिन दिलचस्प होगा कि जो मतदान पड़ रहा है, जो मत पड़ रहे हैं, वो किस पक्ष में जा रहे हैं। 12% के लगभग मतदान हो चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश की और सीटों की बात की जाए, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, जबलपुर, बालाघाट, शहडोल, इन पर भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कुल 1626 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले चरण में 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 4, महाराष्ट्र की 5, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट में आज मतदान हो रहा। बात की जाए मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की तो 2-2, त्रिपुरा की 1, उत्तराखंड की 5, तमिलनाडु की 39, पश्चिम बंगाल की 3, सिक्किम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, मिजोरम, पांडुचेरी, मणिपुर, लक्षद्वीप में मतदान हो रहा है और लोग इस महापर्व में भागीदारी निभा रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव कई राजनीतिक शख्सियतों की साख का इम्तिहान है। इनमें से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, जितिन प्रसाद, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पूर्व मुख्यमंत्री नवाब तुकी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नकुल नाथ की और इसके साथ ही के अन्ना मलाई की जो किस्मत है आजीवन में कैद हो रही है। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पूर्व राज्यपाल तिमिलसाई सौंदरराजन, निशिथ प्राणिक आदि शामिल हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और ये चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले फेज के चुनाव में वोटिंग चल रही है। लोकसभा के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर सीट शामिल है, जो कि कई मायनों पर अहम है क्योंकि अभी तक इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहा है। लेकिन अब बीजेपी यहां पर भी बढ़त बढ़ाती हुई दिख रही है। असम की बात की जाए तो असम की डिब्रूगढ़, सोनितपुर और छत्तीसगढ़ की बस्तर, बिहार की जमुई, गया, जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट शामिल है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर ये बेहद खास हो रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान आज हो रहा है और चुनावी महासमर और चुनावी के इस महापर्व में हर कोई शामिल हो रहा है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है, तपती धूप है, लेकिन लोग घर से बाहर निकलकर लंबी कतारों में खड़े हुए हैं क्योंकि 2019 के बाद 2024 का मतदान हो रहा है। और 2024 का मतदान इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 के मतदान के बाद आगे के जो 5 साल होंगे वो देश की भविष्य तय करेंगे। एक एक वोट कीमती होगा, एक एक वोट कीमती है और एक एक वोट कीमती रहेगा क्योंकि लोगों का एक वोट देश के 135 करोड़ के भविष्य तय करेगा। इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस ये आप लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप लोग घर से बाहर निकले और इस महापर्व में आप लोग शामिल हो, अपने मत का उपयोग करें क्योंकि आपका एक मत देश के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर केवल एक जगह की नहीं है, बल्कि 102 लोकसभा सीटों से इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि 102 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। अगर बात की जाए तो 7 फेज में मतदान होगा। 543 सीटें देश में हैं और 7 फेजों के बाद जो रिजल्ट होगा वो 1 जून को मतदान खत्म होने के बाद 4 जून को नतीजों में तब्दील होगा। और इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार कौन होगा, कौन देश की कमान संभालेगा। क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता तीसरी बार मौका देगी या फिर बदलाव होगा? बड़ा सवाल है, लेकिन सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो रही है और हर कोई इसी असमंजस में है कि आखिर देश की जनता किसे चुन रही है। कौन होगा अगला मसीहा, कौन होगा जो अगले देश की सत्ता को चलाएगा। अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मतदान करने से पहले अपने बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ के साथ मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के बाद वे मतदान केंद्र पहुंचे और फिर मतदान किया। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता सच्चाई का साथ जरूर देगी। अपने किए हुए विकास कार्यों पर उन्हें पूरा भरोसा है। तो छिंदवाड़ा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कमलनाथ का गढ़ है और इस जगह पर कमलनाथ, यह तस्वीर आप देखिए कि कमलनाथ जब वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गए हुए थे, उनके साथ उनके बेटे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नकुलनाथ भी थे, साथ में उनकी बहू थी। सपरिवार कमलनाथ ने वोट किया। वोट के बाद संदेश दिया। संदेश पूरे मध्य प्रदेश का संदेश है कि आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घर से बाहर निकले, इस महापर्व में शामिल हो। और इसके साथ ही छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ ने कहा कि 9 बार हमें आपने सांसद बनाया है और भरोसा है कि इस बार भी आप लोग सही का साथ जरूर देंगे। मौजूद है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा का ये वो बूथ है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, अपने परिवार के साथ में पहुंचे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी अलका नाथ के साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके बेटे नकुलनाथ, वो भी यहां पर वोट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त कमलनाथ बाहर आ रहे हैं वोट करके। सर आप लगातार आप यहाँ पर सक्रिय थे, क्या स्थिति थी? मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है। वे सबसे बड़े गवाह हैं और वे सच्चाई का साथ देंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लगातार जो है वो पहुंचे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी भी पीछे आप देख सकते हैं कि वो भी मौजूद है। हम बात करेंगे सांसद प्रत्याशी पहुंचे हुए हैं नकुलनाथ जी। आप बताएं, इस बार मुश्किल रहा चुनाव। तो आप देख सकते हैं कि नकुलनाथ भी जो है वो वोट कर दिया है उन्होंने। और लगातार वो जो यहाँ पर काफी जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देगी, मुझे पूरा विश्वास है। चलो एक ही बात, तो सिर्फ यहाँ पर जो जनता जो है वो लगातार जो है वो सच्चाई का साथ देगी। जो यहाँ के लोग हैं वो नकुलनाथ को जरूर आशीर्वाद देंगे, ये जो कमलनाथ का कहना था। इसके अलावा जो नकुलनाथ हैं उनका भी यही विश्वास है कि जनता उन पर जो है पूरी तरह से भरोसा जताएगी। कैमरा पर्सन नंद किशोर सैनी के साथ कुमार संदीप, स्वराज एक्सप्रेस। तो ये तस्वीर की अपडेट आपको दे रहे हैं। तो स्वराज एक्सप्रेस में आपको पल पल का अपडेट मिलेगा कि आखिर 6 लोकसभा सीटों में क्या कुछ चल रहा है, वोटिंग कैसे चल रही है, कैसे लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से तस्वीर आपको दिखाए थे हमारे संवाददाता संदीप कुमार ने। कमलनाथ से बातचीत की है। कमलनाथ ने फिर से भरोसा जताने की बात कही है, लेकिन इस बार लड़ाई तगड़ी है, फाइट तगड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है। और इसी चुनावी समर में, इस महासंग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ अमित जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रवि वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा अमित जैन सर, कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश की जनता वोट कर रही है, घर से बाहर निकल रही है, वोट चल रहा है,
2019 के बाद 2019 में मोदी मैजिक दिखा था, 2024 आ चुका है, 2 बार बीजेपी सरकार चला चुकी है, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया है 400 पार। क्या लगता है कि जिस तरीके की जनता घर से बाहर निकल रही है और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये वादे और दावे किए थे कि इस बार क्लीन स्वीप होगा मध्य प्रदेश में, क्या? देखिए, इस बार देखा जाए तो पिछले 10 साल की जो बातचीत नरेंद्र मोदी ने कई बार रैलियों में हुई है, उनके जो बड़े नेता कर रहे हैं, उसमें जो उन्होंने काम किया है, चाहे वो 370 का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, इन मुद्दों को लेके और भी कई जो विकास के काम हैं, जो विकसित भारत की बात करते हुए उन्होंने अपना जो विजन रखा हुआ है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं और अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने जो गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है और उनका अपना एक अलग दावा है कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरे मुद्दे हैं, या कहां पर कुछ जो बीजेपी ने दावे किए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ये जो पहली बार यदि उसको मोदी लहर कहा जाए 14 में, तो दो सीटें कांग्रेस के पास थी, और बल्कि जो 19 में देखा जाए तो एक सीट और गुना की हार गए थे। तो देखा जाए कि एक ही सीट है जिस पर बीजेपी ने पूरा फोकस किया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सीट पर बीजेपी ने उस उम्मीदवार को उतारा है जो इसके पहले भी दो बार जो है कमलनाथ या उनके परिवार से वो हार चुके हैं। लेकिन इस बार भी भरोसा जताया है बीजेपी ने, और ये कहा है कि भाई इस बार जो है बीजेपी के पीछे उनके जो फेस है, जो नरेंद्र मोदी हैं, जो दावे कर रहे हैं, जो बाकी योजनाओं के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। तो इस समय ये देखने वाली बात है कि एक सीट की जो लड़ाई मध्य प्रदेश की है वो किस तरह से बीजेपी अपनी 29 के दावे कर रही है। वहीं कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं, हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सबसे पहला सवाल, सत्येंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहला सवाल तो यह है जो देखने में आ रहा है कि क्या सिर्फ बीजेपी एक चेहरा मोदी के चेहरे से आगे बढ़ रही है, क्योंकि वहां के उम्मीदवार को 2 बार तो वैसे भी हार का सामना करना पड़ चुका है बीजेपी के। देखिए, आप कह रहे हैं 2 बार, या आप देखें तो ऐसे तो सुंदरलाल पटवा जी ने भी कमलनाथ जी को डस्ट वाइट कराई थी, या वहां की जनता ने डस्ट वाइट करा चुकी है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब मैं बात कहूं कि आपने कहा तो हमारी 2014, आपने स्वयं ही कहा कि 2014 में हमारी 27 सीट थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारी 28 सीट हुई, और इस बार देखिएगा उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए इस बार 29 की 29 लोकसभा सीट। और जिस प्रकार से छिंदवाड़ा में गड़बड़ हो गया सब कमलनाथ जी को, कांग्रेस को, नकुलनाथ जी को, और देखिएगा निसंदेह जो नकुलनाथ जी हैं वो फिर से मुंगेरी लाल सिद्ध होंगे, या कहें चिल्ली सिद्ध होंगे। क्यों होंगे सुन लीजिए जी। इसलिए होंगे सत्येंद्र जी आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया, तो इसलिए छिंदवाड़ा एक बार चलते हैं। हमारे संवाददाता कुमार संदीप जुड़े हुए ग्राउंड पे मौजूद है, सुबह से डटे हुए हैं, उनके पास चलते हैं, देखते हैं कि मतदाताओं का रुझान किस तरफ जा रहा है। कुमार संदीप, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आज? जी बिल्कुल, देखिए अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो बीते 2019 के चुनाव में सबसे अधिक वोटर टर्नआउट जो रहा था, सबसे ज्यादा मत प्रतिशत जो रहा था वो छिंदवाड़ा सीट पर रहा था। ऐसे ही कुछ नजारे आज ये छिंदवाड़ा में फिर से देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन अब तक 16% मतदान 9 बजे तक यहाँ दर्ज किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने परिवार के साथ वोट कर चुके हैं, शिकारपुर में उन्होंने वोट किया है। और हम आपको बताना चाहेंगे जिस बूथ पर अभी हम मौजूद हैं, ये विवेक बंटी साहू जो है वो यहाँ पर वोट करने आने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर वोट करेंगे। उनका पूरा जो परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हालांकि जो वोटर हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, और उनसे ही जान लेते हैं किस तरह आपने वोट किया जी, किस तरह के मुद्दे हैं आपके मन में, दिमाग में कि विकास होना चाहिए, किस तरह की चीजें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, कौन से मुद्दे? विकास तो होना ही चाहिए, विकास हो रहा है, और छिंदवाड़ा में जिस हिसाब से विकास की गति रुकी हुई है उसके लिए हम लोगों ने वोट किया है। आपने वोट डाला? बिल्कुल जी, वोट डाल चुका है। अच्छा जी। किस तरह की चीजें देख रहे हैं आप? लोगों में उत्साह काफी है इस बार, और इस बार परिवर्तन की लहर ही नजर आ रही है, क्योंकि चूंकि 5 साल से जो नकुलनाथ यहाँ पे मतलब सांसद रहे हैं, जिस तरीके की आपने जानकारी दी है कि लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं कुमार संदीप, और लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को नकुलनाथ पे भरोसा है तो कुछ लोग बदलाव के पक्ष में हैं। घोषित करेगी। जी सर, आप जिस तरीके की बात की जाए छिंदवाड़ा की, तो हमारे संवाददाता लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सर, लेकिन कहीं न कहीं बदलाव है तो कहीं छिंदवाड़ा कमलनाथ पर भरोसा है।
संदीप, आवाज आ रही है आपको? संदीप, सवाल यह है, क्या वहां पर जिस तरह से वोट, जैसा बताया कि पिछले बार ज्यादा वोटिंग हुई थी, इस बार वोटिंग का क्या ट्रेंड दिख रहा है, वहां पर क्या भीड़ है, उससे एक आकलन लगाया जा सकता है कि इस बार कितने, क्योंकि इस समय दोनों ही पार्टियां कह रही ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। संदीप, क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल अमित जी, अगर बात की जाए तो अब तक तकरीबन 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है छिंदवाड़ा का, वो 16% के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। हालांकि 11 बजे जब निर्वाचन आयोग की पीसी होगी तब ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। बीते चुनाव की अगर बात की जाए तो 2019 में सबसे ज्यादा वोटिंग कहीं हुई थी तो वो छिंदवाड़ा में हुई थी, और ऐसे ही कुछ नज़ारे आज भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लगातार सुबह से ही लोग जो है वो वॉक करने निकले हों, चाहे कामकाजी लोग हों या फिर शहर से बाहर जाने वाले लोग हों, वो सभी वोट करते हुए अलग अलग वोटिंग जो केंद्र है, मतदान केंद्रों पर दिखाई दिए। सुबह से ही लोग जो है वोटिंग अपने अपने मत का प्रयोग करते दिखाई भी दिए, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। हालांकि अगर बात की जाए छिंदवाड़ा की हॉट सीट की, तो यहाँ पर जो मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ चुनाव प्रचार में जुटा। इसके अलावा कमलनाथ की अगर बात की जाए तो वो भी अपने बेटे के लिए वोट मांगते दिखाई दिए। भावनात्मक अपीलें भी उन्होंने इस दौरान की। कई तरीके से उन्होंने आम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि उन्होंने जो विकास काम किए हैं, जिस तरह से उन पर भरोसा जताया है, उसी तरह से उनके बेटे को भी एक मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जो लोगों से बातचीत के दौरान यही देखने में निकल कर आ रहा है कि कमलनाथ की बातों पर तो लोग भरोसा कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें जो उनके बेटे कांग्रेस के प्रत्याशी है नकुलनाथ, उनके प्रति थोड़ी सी जरूर नाराजगी दिखाई दे रही। हालांकि विवेक साहू और बंटी की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव वो लड़ चुके हैं, महापौर का चुनाव जो है वो छिंदवाड़ा से लड़ चुके हैं, और इन सब चुनाव में उन्हें शिकस्त हासिल हुई है। लेकिन इस बार जो है पूरे दमखम के साथ बंटी साहू मैदान में हो, और उनके समर्थकों का और बीजेपी का यही दावा है। नजर बिल्कुल बनाए रखिए, आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र जी, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी, आप उसको बताएं कि लगातार ये मैदान से भी यही बात आ रही है कि 3 बार जो है शिकस्त मिल चुकी है। इस पे आप बता रहे थे कि पूरा सिर्फ बीजेपी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ जी, मैं बताऊं, देखिए अभी संदीप जी वहां की जनता से अभिमत दिलवा दिखा, आपने भी देखा, हम सभी देख रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन की लहर है और जनता लालायित है डस्ट वाइट कराने को। नकुलनाथ जी से तो बिल्कुल ही अप्रसन्न है जनता। और जो नकुलनाथ जी तो देखिए मुंगेरी लाल, और जो मैं कहता था शेख चिल्ली वाली बात, तो वो स्वयं भी सिद्ध हुए और कमलनाथ जी को भी कर दिया और पूरी कांग्रेस को कर दिया। क्योंकि ये कह रहे थे 7 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के पश्चात, जब 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी, उन्होंने 7 दिसंबर की इन्होंने तिथि घोषित कर दी थी, और आप हम सबको आमंत्रित कर लिया था भोपाल में शपथ ग्रहण में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री पर। और पिछले लगातार 2-3 वर्ष से आप देखिए कांग्रेस जो है, या सोशल मीडिया अपने ट्विटर और हर माध्यम से कह रही थी आए इस 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे और अगले 6 महीने में कमलनाथ जी शपथ ले रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री। और जिस प्रकार से आप देखिए होर्डिंग तक लग गए थे कि कांग्रेस के नेताओं ने होर्डिंग लगा दिए थे कि इस बार आ गए, जनता का देने साथ आ गए हैं कमलनाथ। चलिए आप 4-5 महीने पुरानी बात कर रहे हैं सत्येंद्र जी, अभी की बात हम करते हैं। रवि हमारे साथ, रवि वर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, उनसे लेते हैं। ये बताएं कि लगातार चेहरा कमलनाथ अभी भी है, प्रत्याशी नकुलनाथ हैं, क्या लगता है कि अभी भी पूरा खेल कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ यदि करते हैं, जीतते हैं, तो पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है क्या, कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको भी जाएगा? यदि ऐसा होता है तो वैसे तो 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। रवि जी। अमित जी, बहुत ही स्पष्ट है कि मेरे साथी प्रवक्ता जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो हताशा और निराशा का केवल स्मारक है, क्योंकि जो बीत गया उस पर चर्चा करना चाह रहे हैं। चर्चा आज हम लोकसभा के परिवेक्ष में कर रहे हैं। जनता का स्पष्ट जो है मैंडेट है वो नकुलनाथ जी के साथ है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कमलनाथ जी को जीत का सहरा, जीत का विजयश्री तिलक हमेशा छिंदवाड़ा की जनता ने किया है। क्योंकि आज छिंदवाड़ा की जो तपस्या है वो 50 साल की तपस्या है। वो ये 2 या 4 साल भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी नेताओं की तरह नहीं, जो चले गए और आरोप प्रत्यारोप करके, षड्यंत्र करके चले आए मुंह चला के। तो मुंह चलाने में, काम करने में अंतर है, जो कमलनाथ जी कहते हैं। और वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से छिंदवाड़ा की सेवा कमलनाथ जी ने की है, आज न्याय का दिन है, आज उस न्याय का दिन है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय किया है तो कांग्रेस पार्टी उस न्याय के साथ खड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी की गारंटी थोपी गई है, आज वो गारंटियां
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा साबित हुई है। ये पूर्व के चुनाव की बात कर रहे हैं, आए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कह के गए थे कि 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो आज छिंदवाड़े की जनता और ना केवल मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहना पूछ रही है कि कमल का फूल क्या मेरी इतनी बड़ी भूर कि जो सिलेंडर हमें 450 का मनमोहन जी की सरकार में मिलता था, आज वो 450 का सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। रवि तो जी, ये बड़ा धोखा है। कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि कमलनाथ पे भरोसा है, लेकिन भरोसा तो प्रधानमंत्री मोदी पर है। अगर ऐसा ना होता तो कमलनाथ को आज जरूरत आन पड़ी है कि हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस बार बचा लीजिए। रवि जी, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर से रवि जी। तिवारी जी, ये नहीं हो सकता है, एक जनप्रतिनिधि हैं, सहज भाव से ही वोट मांगे जाते हैं, ना कि गुंडाई से। तो ये भारतीय जनता ठीक है रवि जी, हो सकता है। ठीक है रवि जी, कमलनाथ अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब वोट क्या जनता देगी? कमलनाथ पे भरोसा है, लेकिन क्या नकुलनाथ पे है? सवाल तो ये भी है। चलिए एक बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। बड़ी खबर है जबलपुर से। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर मतदान चल रहा है और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, उन्होंने मतदान किया है। आर्य समाज स्कूल में बने मतदान केंद्र में इन्होंने मतदान किया। जबलपुर जिले में सुबह 9 बजे से लगभग 13.50% मतदान हो चुका है और बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी मतदान करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता है, राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, इनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने मतदान किया है और देश और जबलपुर वासियों से अपील भी की है कि आप लोग भी मतदान जरूर करें। सर, सबसे पहले जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई है, संस्कार धानी की तस्वीर है और ये बेहद खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस बार जबलपुर में बदलाव भी देखने को मिला है। राकेश सिंह पिछली बार सांसद थे, लेकिन नए चेहरे सामने आए हुए हैं। जी, ये देखा जाए कि लगातार ये सीट जो है पिछले कई सालों से, कहा जाए कि 7 बार से लगातार यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ी हुई। राकेश सिंह का एक जो चेहरा था, उसके बाद आशीष दुबे को यहाँ पर जो मौका मिला है। लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर फिर मैं कहूंगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने रोड शो कर चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का वो चेहरा जो एक गारंटी वाला चेहरा था, वो सामने लेकर आए थे, है ना। तो ये देखा जाए कि इस बार फिर जो जनता को जो भरोसा है मोदी के चेहरे पर या कांग्रेस पर, क्योंकि इस बार जो मुद्दे जो महंगाई के, बेरोजगारी के, जो प्रवक्ता कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, जो लगता है कि वो सड़कों पर जनता के बीच में उठाने में किस तरह से मजबूत होते हैं या दिखते हैं, वो वोटिंग में या काउंटिंग के बाद मालूम पड़ेंगे क्या होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार क्या होगा, नया चेहरा यहां फिर देखा जाए तो चेहरा नया है। नए चेहरे के साथ बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस यहां पर लगता है उनको कि जो दिनेश यादव जिनको टिकट दिया गया है, उन पर भरोसा किया जा सकता है? आप सवाल पूछ सकते हैं रवि जी। हमारे साथ मेहमान है, लेकिन उससे पहले जबलपुर के कुछ आंकड़े हम दिखाएंगे, क्योंकि जबलपुर में सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ देखने को मिली। जिले में 2139 मतदान केंद्रों में मतदान करने के लिए युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। विदेशी भी मतदान प्रक्रिया को देखने के लिए पहुंचे। कनाडा से आए लायल और एसी ने एमएलबी स्कूल में बने मतदान केंद्र में मतदान प्रक्रिया को देखी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को देखकर खुशी जताते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र है। चलिए, ब्यूरो चीफ अरविंद दुबे जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानेंगे कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अरविंद दुबे जी, आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जबलपुर संस्कार धानी में किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? जिस जगह आप मौजूद हैं वहां लोगों में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है अरविंद दुबे जी? जबरदस्त उत्साह है, जैसा आपने परसेंटेज बताए हैं उस हिसाब से 2139 मतदान केंद्रों पर प्रदर्शन है। सुबह से ही लोग चाह रहे हैं बहुत तेज हो, गर्म हवाएं चले, उसके पहले फिर मतदान अपना निपटा लें। और फिर यदि इसके बाद भी उन्हें समय नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि लगभग 3 बजे के बाद 6 बजे तक फिर मतदान बहुत ज्यादा जोरदार तरीके से होगा। सभी तैयारियां पूरी हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। अमित जी की बात मैं सुन रहा था, मैं अमित जी की बात को यहाँ पर सही मानते हुए ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने यहाँ पर अब बदलाव किया है, आशीष दुबे को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जहां एक तरफ अपनी ताकत तो लगाई है, लेकिन जो अमित जी जो बात कह रहे थे कि मोदी जी का चेहरा ही सामने है, बिल्कुल अमित जी आपकी बात से मैं सहमत हूं। और जबलपुर की जो ग्राउंड पर रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लोग असल में मोदी जी के नाम पर ही मुहर लगाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और मोदी जी का ही चेहरा है जो पूरा चुनाव जबलपुर का जो है वो लड़ा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर 2 पर ही आशीष दुबे यानी उनके प्रत्याशी आते हैं। बीजेपी सिर्फ मोदी जी को आगे करके उनकी गारंटी के नाम पर
और अभी तक जो केंद्र सरकार ने योजनाएं चलाई हैं उनको सामने करके ही प्रचार करती रही, और अब लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही वोट करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल एकदम साफ है। बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने दिनेश यादव जैसे एक बेहतरीन प्रत्याशी को मैदान में उतारा। वे संगठन से भी लंबे समय से जुड़े थे और इसके साथ ही उन्होंने लगातार वो काम किए जिन कामों की वजह से लोग जानते हैं, वे पार्षद भी रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि पार्टी संगठन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। लखन घनघोरिया ने चूंकि उनके नाम का प्रस्ताव दिया था और ये कहा था कि वे क्षेत्र से विधायक हैं और एक जाने माने वे खुद भी नेता हैं, इसलिए यदि दिनेश चुनाव लड़ते हैं तो वे पूरा समर्थन देंगे। आखिरी समय तक लखन घनघोरिया ही एकमात्र ऐसे नेता थे कांग्रेस के जो उनके साथ खड़े हुए नजर आए, लेकिन पूरा संगठन और बाकी जो कांग्रेस के जो बड़े और दिग्गज नेता स्थानीय हैं महाकौशल के, उनमें से कोई भी दिनेश यादव के समर्थन में नहीं आया। जीतू पटवारी एक बार आए, रोड शो के नाम पर कुछ कदम चले, कार में बैठे चले गए। तो यहाँ ये कमजोरी थी कांग्रेस की। अरविंद जी, सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ता है, बार बार ये कर रहे हैं, सब लोग अपील कर रहे हैं, बीजेपी भी चाहती है वोटिंग परसेंटेज बढ़े, सभी लोग अपील कर रहे हैं, कांग्रेस सभी कह रहे हैं कि वोट जरूर करें, तो लगता है कि जबलपुर में यदि वोटिंग परसेंटेज यदि बढ़ता है तो कुछ किसको फायदा हो सकता है? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जैसे आपने भी अभी बताया कि 3 बजे के बाद से फिर लगता है कि वोटिंग परसेंटेज और तेजी से बढ़ेगा, तो इस बार वोटिंग परसेंटेज का फायदा किसको हो सकता है? हम पिछले चुनाव से यदि कंपेयर करें तो पिछले चुनाव में 70% यहाँ पर मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव में, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि उसके पहले पुलवामा कांड भी हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, अभी राम मंदिर है, 370 है, सीए है, एनआरसी है, तमाम वो बातें लेकर मैदान में तो बीजेपी थी। यदि वोट ऑफ परसेंटेज यदि बढ़ता है तो इसका सीधा एकमात्र फायदा सिर्फ बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि घरों से इतनी चिलचिलाती धूप में यदि कोई बाहर निकल रहा है तो वो सिर्फ इसी वजह से निकल रहा है क्योंकि उसे मोदी जी के नाम पर वोट देना है। ये बात अभी तक में एकदम साफ जो यहाँ पर समझ में आ रही है, उसके हिसाब से मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो पर चली जाएगी, नहीं, यहाँ पर कांग्रेस की भी काफी मजबूत स्थिति रही है, लेकिन चूंकि अभी संगठन ने साथ नहीं दिया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग परसेंटेज है यदि ये बढ़ता है तो यहाँ पर कांग्रेस को उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। जाहिर सी बात है कि बहुत सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कभी भी तीसरा दल सामने नहीं आया। बीएसपी का यहाँ कैंडिडेट जरूर खड़ा है, लेकिन उसने कभी प्रचार नहीं किया, उसका नाम भी सामने नहीं आया। चलिए ठीक है, दुबे जी आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का आज माहौल है और मेहमानों के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर सुनाएंगे, क्योंकि विदेशी जब हमारे देश में आते हैं और कुछ कहते हैं तो कुछ हमारे लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र सबसे मजबूत भारत का है। हालांकि हकीकत में भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा है, लेकिन विदेशी नागरिकों का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। I've really enjoyed coming and seeing India's democracy at work. Of course, I voted in Canada. I'm not voting here, but it's exciting for me to come and see how it works in another country. And so far, I've really enjoyed seeing people coming to vote. It's been a very peaceful process, and yeah, just happy to see democracy at work in India. सर, ये तस्वीर बहुत खूबसूरत हो जाती है जब कोई विदेश से आया हुआ हमारे देश में और इस तरीके की बात कहता है। उसने 2 बात कही, एक तो ये कि लोग वोट करने भी आ रहे हैं, बहुत पीसफुल तरीके से आ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात कही है, और जो कि लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि है तो उसका एक प्रमाण भी सामने दिखाई देता है। इस समय रवि जी एक सवाल आपसे है, रवि वर्मा जी से। आपने अभी सुना कि किस तरह से संगठन की जो एक बात आती है, बीजेपी का संगठन हमेशा प्रत्याशी के पीछे लगातार खड़ा रहता है, लेकिन हमेशा एक बात आती है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के पीछे उस संगठन नजर क्यों नहीं आता है? नहीं, ये कहना पूर्णतः सत्य होगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। नहीं, आज आपसे से जवाब चाह रहे हैं किस तरह से क्या है जी? मैं वही जवाब दे रहा हूं, तो ये कहना पूर्णतः असत्य होगा कि कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है या उनके साथ मदद नहीं कर रहे हैं। परिणाम आने दीजिए, इसका जब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखेगा कि कौन किसके साथ था या नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। माननीय लखन घनघोरिया जो है, अन्य जो हमारे विधायक वहां के प्रतिनिधि हैं, जिला इकाइयां हैं, लगातार जो है पूरा हिम्मत के साथ काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी ने दौरा किया, सभी वरिष्ठ नेताओं ने दौरा किया, जो जनमानस के विषय में जो विषय हो सकते थे जनता से जुड़े लगातार उनको उठाया है। एक विपक्ष के भूमिका में जो जनता से जुड़े विषय थे उन लगातार विषयों के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी है। दिनेश जी एक सामान्य घर परिवार से आते हैं और उन्होंने जनता की पीड़ा को देखा और समझा है, और आज अगर बदलाव की राजनीति होने जा रही है जबलपुर में तो दिनेश यादव जी विजयश्री
एक बड़ी मार्जिन के साथ रवि वर्मा जी, जो सर ने सवाल किया शायद आपने उसका जवाब नहीं दिया। रवि नहीं, मैंने जवाब दिया है। हमने मध्य प्रदेश में और आपके संस्कार धानी जबलपुर में आपके संगठन को टूटते हुए देखा है। चुनाव के ऐन वक्त पर महापौर निकल जाते हैं। आपके बड़े नेता कमलनाथ के करीबी तरुण भनोत जैसे नेता जो कई बार विधायक रहे हैं, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री रहे हैं, उनको हारते हुए भी देखा है और कुछ खास दिखा नहीं कि लोग कार्यकर्ता आपके साथ चले। हमने बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी में जाते हुए देखा है। फिर कहां से एकता और कहां से दिनेश यादव चुनाव जीत रहे हैं? अभिषेक जी ये देखिए, जाने और आने का क्रम दोनों दलों में लगातार रहता है। आज से 2 माह 3 माह पूर्व ही इसी प्रदेश की सम्मानित मीडिया ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप, तमाम विधायक और मंत्री लाइन लगाकर खड़े हुए थे और हमारे पास समय नहीं था कि हम उन्हें ज्वाइनिंग करा सकें। भारतीय जनता पार्टी से लगातार पलायन जारी था। ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में जो सक्षम होगा वो लगातार अपने दल के साथ होगा, जो कमजोर होंगे वो दाएं बाएं चले जाएंगे। तो ये आना और जाना लगा रहता है। आज तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में आए, उस पर भी विचार होना चाहिए। आप उस पर भी प्रकाश डालेंगे, मैं ऐसा समझता हूं कि पूरी ईमानदारी से इस पर चर्चा होगी, लेकिन पार्टी लगातार हिम्मत और ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। रवि जी, आपने अपनी बात रखी है और लगातार कहा है कि आना जाना लगा रहता है और कांग्रेस से बीजेपी में जाना और बीजेपी से कांग्रेस में आना नेताओं का लगा रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले यदि कोई सिटिंग पोजीशंस पर रह के यदि इस तरह से होता है तो जरूर सवाल उठते हैं और उसका जवाब प्रत्याशी ज्यादा संगठन पे उठाए जाते हैं। सवाल यह है सत्येंद्र जी, लगातार ये जो सवाल उठता है कि इस समय जो है बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने में लगी हुई है वो, और ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का कहना है कि भाई ठीक है, जो जाना चाहे या जो अलग किस्म का कारोबारी है वो जा रहा है। देखिए अमित जी, इसमें तो मैं ये कहूंगा बीजेपी नहीं तोड़ रही है। अब देखिए हमारे यहाँ कहा गया अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। अब जहां पे अंधकार हो तो अंधकार से व्यक्ति और हर व्यक्ति की विशेषता वो प्रकाश की ओर जाता है। अब कांग्रेस में कांग्रेसी नेताओं को अगर अंधकार नजर आता है, अभी मैं सनातन की तो बात कह नहीं रहा कि सनातन मूल्यों का ह्रास हुआ है जी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाएगा जहां पे नीति, नेता, नियत और नेतृत्व, ये 4 स्तंभ होते हैं राजनीति में, किसी भी राजनीतिक दल के आगे बढ़ने में और उनके जो नेतागण है उनके भी उन्नति होने में। तो जब नेता हम नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है और नेतृत्व, तो अभी चारों में कांग्रेस लैग कर रही है, तो क्यों रहेगा कोई? तो अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया होना है तो अंधकार, भाजपा में उनको प्रकाश नजर आता है। और दूसरी बात, जो राहुल जी ने कही बड़ी अच्छी बात कही कि पहले कांग्रेस में जा रहे थे, आ रहे थे। मैं ये कहता हूं भैया, आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है। आप देखिए तब भी कांग्रेस की 163 सीट, मतलब बीजेपी को 163 सीट मिली, कांग्रेस को 66 सीट मिली। पहले जितनी थी उससे भी कम हो गई। तो कांग्रेस में कोई उन्नति नहीं हुई है। और जब ये 5 विधानसभा चुनाव से लगातार कांग्रेस परास्त हो रही मध्य प्रदेश में, 25 साल हो जाएंगे सर, और आगे भी अगर 3-4 विधानसभा चुनाव और देख लीजिएगा, कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। तो मैं बता दूं, कांग्रेस का संगठन जो आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस के संगठन में बहुत सुधार करने की बात है। आप देखिए कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का वो नामांकन होता है, कहां गए बड़े नेता? ना जीतू पटवारी जी, ना उमंग सिंगार जी, और दिग्विजय सिंह जी का नामांकन अभी हमने देखा, उसमें ना जीतू पटवारी जी दिखे। देखिए जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उमंग सिंगार जी नेता विपक्ष हैं किसी भी राजनीतिक दल में, तो ये उनका नैतिक दायित्व भी बनता है और राष्ट्रीय नेतृत्व तो अच्छी बात है। लेकिन जहां माननीय दिग्विजय सिंह जी जब राजगढ़ में नामांकन कर रहे थे अपना, हमने भी देखा, आप सबने भी दिखाया है, ना कोई भी एक मध्य प्रदेश का ना जीतू पटवारी जी गए और ना ही उमंग सिंगार जी। क्यों नहीं गए? क्योंकि इसका जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्होंने कहा था कि बड़े नेता नहीं है। इसका जवाब हम रवि वर्मा जी से लेते हैं। आखिर जो सवाल उठ रहे हैं इसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए बहुत ही स्पष्ट है, हमारी लीडरशिप ने स्वयं आगे बढ़कर कहा है कि इस चुनाव में हमें ज्यादा से ज्यादा उन जगहों पर पहुंचना है जहां हमें फाइट्स है या कम समय मिल पा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वैसे तो सभी सीटों पर दौरा कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की तरफ से स्पष्ट तौर पर उनके ट्वीट है, उनके बयान है कि हम सिंपल जाएंगे, अपना नामांकन करने के लिए जाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अन्य नेता हैं, जहां ज्यादा मेहनत हो सकती है, जहां पूरी ताकत लगा सकते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। अगर इसे भारतीय जनता पार्टी को इसके दो तरीके से देखते तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति के साथ काम कर रही है और वे जरूर, मुझे लगता है कि इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि बड़े अंधकार उजाले की बात कर रहे हैं। तो जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ कर जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में उस समय अंधकार था?
तो इन्हें स्पष्ट करना होगा। चलिए मैं कर देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट। सत्येंद्र जी, एक बात और है कि लगातार यदि मंडला सीट की बात भी की जाए या बालाघाट सीट की बात की जाए, अभी हम लोग क्या है, मध्य प्रदेश में पूरा बीजेपी का फोकस छिंदवाड़ा सीट पर है, लेकिन बाकी की जो सीटें हैं जरूर इस समय बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कहीं से जो खबरें भी आ रही हैं, कहीं पर कांटे की टक्कर जो है वो मंडला में देखने को मिल रही है, बालाघाट में देखने को मिल रही है। उसको क्या कहेंगे कि आदिवासी इलाकों में क्या बीजेपी की वैसी पकड़ नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी जगह देखिएगा भगवान रूपी जनता आशीर्वाद दे रही है। और मंडला की जो आपने बात कही, तो देखिए कांग्रेस तो कंगाल हो चुकी है। वो पैसे के मामले में कहते हैं हम कंगाल हो गए, हमारे पास टिकट नहीं के लिए खरीदने के लिए और इसके लिए पैसे नहीं। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा है, इनकम टैक्स के नोटिस पे 3,500 करोड़ का उस पर क्यों दिया क्यों नहीं किया। लेकिन ये बता दूं, मंडला में ये बिल्कुल बराबर प्रस्फुटित हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता जो राहुल गांधी जी आते हैं, उनके उस बैकड्रॉप में जो सभा हो रही थी, उस सभा में नेताओं की कमी पड़ गई कांग्रेस में। हमारे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का फोटो लगाया गया और उस पर भी बताइए, सोचिए, कांग्रेस नेता विहीन हो गई है या कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन हो गई है या नीति विहीन है, नेतृत्व विहीन। जो मैं कह रहा था कि इनको हमारे नेताओं के फोटो लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस के कुएं में भांग मिली हुई है और उस कुएं का पानी सभी कांग्रेसी मित्र और नेतागण पी रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेके बालाघाट मंडला के नेतागण, और उस भांग के कुएं के कारण मदमस्त होकर के देखिए कितने बड़े ब्लंडर साहब। आपने दो बातों पे बहुत जोर दिया है, अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अगली लाइन मृत्यु मां अमृतम गमय भी है। बहुत ज्यादा उत्साह कहीं आप पे भारी न पड़ जाए। अब इसके बाद सीधी की बात करेंगे, जैन साहब आपको रोकूंगा, सीधी की बात करेंगे। सीधी पर नजर डालेंगे कि सीधी लोकसभा पर भी आज मतदान पड़ रहा है। हम जानते हैं कि सीट पर दलीय स्थिति क्या है, जो दल है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनकी स्थिति क्या है जमीन पर? तो सीधी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने अपने गृह ग्राम सुपेला सिहावल विधानसभा में परिवार के साथ मतदान किया है और मतदान की तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि सीधी में कमलेश्वर पटेल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व में कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 हार चुके हैं, लेकिन लोकसभा में फिर से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सर, सीधी की बात करें तो सीधी में बड़ा जोड़तोड़ देखा गया है, वितरघात भी देखा गया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले कमलेश्वर पटेल की बात सुना देते हैं, उन्होंने मतदान के बाद क्या कहा है। हमारा विनम्र निवेदन है कि मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि एक मत आपका लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए आपको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, रोजगार मिले, क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, इसके लिए आप सबको मिलकर एक मत, जो आपका बड़ा बहुमूल्य मत होता है, मतदान करने जरूर जाएं। चलिए सर, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि सीधी जो लोकसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी से रीति पाठक सांसद रही, इस बार बदलाव हुआ, उनको मध्य प्रदेश की राजनीति में हिस्सा बनाया गया। इस बार नए चेहरे, एक ब्राह्मण चेहरा तो दूसरा कुर्मी समाज के कमलेश्वर पटेल। बिल्कुल, एक बात अभिषेक ये है कि इस पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो ओबीसी ब्राह्मण का जो एक पूरा जो नेटवर्क है, या उसका कहा जाए कि पूरा विकास यदि बात करते हैं और जातिगत समीकरणों की बात करें तो जातिगत समीकरण कहीं हावी हैं। और ये कहा जाए कि रीति पाठक के अलावा जो डॉक्टर राजेश मिश्रा को दिया गया, राजेश मिश्रा चूंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं और उनको लगता है कि इस बार वहां टिकट देने से फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पर एक जो त्रिकोणी जो बात बन रही है, वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने कुछ खेल बिगाड़ रखा है। हर बार देखा जाए कि यदि वोट कटते हैं, किसके वोट कटेंगे, क्या कटेंगे, तो इसमें जो है कांग्रेस ये मान के चल रही है, मैं कह रहा हूं कि मान के चल रही है, कहीं ना कहीं उसको इससे फायदा हो सकता है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई कि आखिर जो बीजेपी, देखा जाए तो बार बार हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस से नेता छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने कम से कम जो है बीजेपी छोड़ी है। तो सत्येंद्र जैन साहब से पूछेंगे कि सत्येंद्र जी, क्या यहां पर समीकरण उनको रोक नहीं पाए, क्या हुआ उस जगह पर? देखिए अमित जी, मैं बता देता हूं, देखिए लाखों कांग्रेसी नेता अगर छोड़ गए कांग्रेस को, जीतू पटवारी जी असफल अध्यक्ष सिद्ध हो रहे हैं, कांग्रेस के हल्के से 1,500 नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं
असफल पटवारी सिद्धू है कांग्रेस के लिए, जीतू पटवारी जी, उनको त्याग पत्र देना चाहिए। अब चूंकि आपने सीधी की बात की, माननीय अजय प्रताप सिंह जी हैं जो गए हैं, हमने दुख व्यक्त किया कि हमें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस समय जो हम जो अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, जो विकसित भारत की संकल्पना का महायज्ञ चल रहा है, तो हमारी पार्टी की तरफ से हमने यही कहा कि उनको पहले भी 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया गया, टिकट दिया गया था, और साथ साथ उनको राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो विकसित भारत का जो महायज्ञ चल रहा है, जिसमें आहुति डालना चाहिए थी, तो उस आहुति डालने से वो वंचित हुए हैं। अब चूंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जरूर आशीर्वाद। जो आपने जातियों की बात कही, तो मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए कांग्रेस ने सदैव अन्याय किया जातियों के साथ। नेहरू जी के समय से काका कालेलकर जी की रिपोर्ट को दबा लिया, ओबीसी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी के समय से दबाते रहे, और राजीव गांधी जी ने भी दबाया और खुद विरोध किया था संसद के अंदर। ये सब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये हमारी सरकार थी वीपी सिंह जी की, जब हमने मंडल कमीशन को, हमारा समर्थन था भाजपा का। तो कांग्रेस ने सदैव कभी जातिगत जनगणना नहीं कराई। 2011 की जनगणना हुई, उसमें भी 29 पॉइंट के ऊपर एक भी जातिगत आधार पर नहीं था। जो प्रपत्र है उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन और जो इंदिरा जी कहती थी, ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, या हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। आज राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के साथ क्या किया, जात पर और बात पर, और इंदिरा जात पर और बात पर, राहुल जी की बात पर कांग्रेस आ गई फुटपाथ पर। मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियां बोली हैं। हमने बोला है ज्ञान, GYAN, ज्ञान जाति है हमारी, और जिसमें कि गरीब कल्याण एक हमारी जाति है। हमारी जाति है एक यूथ वेलफेयर, युवा सशक्तिकरण। हमारी एक जाति है किसान कृषि कल्याण, कृषि को समुन्नत करना, और एक जाति है हमारी नारी सशक्तिकरण, महिला सम्मान। और आप देखिए इन 4 स्तंभों पे भारत को टिकाया, और विकसित भारत की संकल्पना में 4 स्तंभों पर महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और हमने इन्हीं 4 सेंटर लेड डेवलपमेंट किया है। एक दावा रवि जी से ही पूछ रहे। रवि जी ये बताएं कि यदि सीधी की बात जो चल रही है उसमें देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पास 8 में से सिर्फ एक ही सीट है। किस तरह से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर आपके जो समीकरण है वहां पर फिट बैठते हैं? जी अमित जी, निश्चित तौर पर सीधी में जिस तरीके से कमलेश पटेल जी एक ऊर्जावान और संघर्षशील नेता हैं, लगातार उन्होंने सीधी की जनता के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, और मंत्री के रूप में भी उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो जिससे सीधी की जनता सीधे उनसे जुड़ाव रखती है। उनके परिवार में उनके पिता थे, लगातार उन्होंने भी सेवा की। लेकिन मेरे साथी मित्र जिस तरह के लच्छे भाषण देकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हिसाब देना होगा। हिसाब उस बात का देना होगा ना जो आज डिलीवर नहीं हुए हैं। जाति और धर्म मजहब की बात करके मोदी जी लगातार माँ से मटली, माँ से मीच और दुनिया भर की बातें करते हैं। नहीं देखिए, थोड़ा सा बात करना होगा, क्योंकि जिस तरह से जाति और तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन माँ से महिला, उस महिला सुरक्षा की बात नहीं करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम कैपिटल जो बन चुका है, आज सबसे अधिक बलात्कार है मध्य प्रदेश में। तो क्यों है? क्योंकि जो आदिवासी परिवेश से जुड़े हुए जो हमारे एरिया है, आज लगातार दुराचार के उनके साथ जो हो रहा है उसकी गारंटी कौन लेगा? तब कांग्रेस पार्टी और कमलेश पटेल जी आज उनके साथ खड़े हैं कि उनके हक अधिकारों को अगर कोई सुनिश्चित करेगा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। और लगातार इसी दिशा में जिस तरीके से वहां की सांसद ने लूट की, और यही एक कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट बदला है। जवाब ले लीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल जवाब लेते हैं आपसे। सत्यन जी ये बताएं कि जिस तरह से अकेले सीधी की बात नहीं, सीधी शेड्यूल या बाकी क्षेत्रों की बात भी है, क्योंकि इस बार का जो पहले फेज का चुनाव आदिवासी बेल्ट ज्यादातर देखा जाए तो उन इलाकों पर है, तो आपको लगता है कि चाहे सीधी की बात हो चाहे शेड्यूल की बात हो, वहां पर जो आपके उम्मीदवार हैं वो न्याय कर पाएंगे? आपके की जीत की सिर्फ मोदी का चेहरा ही रहेगा सामने? निसंदेह न्याय करेंगे, न्याय करते आ रहे हैं। 2014, 2019 उसका प्रतिबिंब है, और 2024 में एक बार और आपको बड़ा तीव्र, जिस प्रकार से भगवान राम मंदिर के, भगवान राम के मस्तक पर आपने सूर्य तिलक देखा, इसी प्रकार से भगवान रूपी जनता भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित अप्रतिम आशीर्वाद देने जा रही है। और 400 से ज्यादा कमल रूपी माला मोदी जी के गले में ठहराने। और आपकी जो जनजाति वर्ग की बात कही, तो देखिए जनजाति वर्ग के साथ अन्याय किसने किया आप देखेंगे। जनजाति वर्ग के साथ माफी चाहता हूं, आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधी से जुड़ चुके हैं, शरद गौतम, उनके पास चलेंगे। एक बार तस्वीर देख लेते हैं। जैसे कि आप दमखम दिखा रहे हैं कि सीधी में हमारी फिर से जीत होगी, लेकिन शरद गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद गौतम, किस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है इस लोकतंत्र के महापर्व की? कैसे लोग मतदान कर रहे हैं और क्या कुछ अभी का अपडेट है? जैसे आप देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र है जहाँ पे लगातार लोग मतदान डालने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं महिलाएं भी हैं, इधर अगर हम दिखाएं तो इधर भी देख सकते हैं कि महिलाएं लगातार वोट डालने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं। और यहाँ पे लगातार लोग इस त्योहार पे
महिलाएं ज्यादा निकल के घर से बाहर आ रही है और मतदान कर रही है। लेकिन जिस तरह से धूप देखी जा रही है, धूप इतनी कड़ी है कि अभी जो है पुरुष वर्ग के लोग अभी इतने कम दिख रहे हैं कि जो मतदान करने के लिए यहाँ पे अभी नहीं आए हैं। लेकिन एक जगह ऐसा विधानसभा धवनी में एक ऐसा गांव है जहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और बहिष्कार का उनका ये कहना है कि वोट नहीं, वो अगर हमारे पास का वो टावर नहीं तो वोट नहीं, अगर टावर नहीं देंगे तो हम वोट नहीं देंगे। आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे टावर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तब भी लोग वहां पे वोट मांगने जाते हैं और उनको वोट इसलिए वो बहिष्कार करके बैठे हुए हैं। चलिए गौतम जी, तो कहीं ना कहीं अभी भी लोग जो मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं और लोगों की मांग है कि अभी भी हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, हमारे साथ जुड़े हो। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इसका जवाब जो है सत्यन जी आप बताएं कि 25 साल से, आप बता 25 साल हो जाएंगे, 20 साल से लगातार सरकार है, क्या उन इलाकों में आज भी ऐसी स्थिति बनी हुई जहां पर एक तरफ ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील हो रही है और वहां पर एक गांव ऐसा कह रहा है कि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बिजली नहीं है, वहां पर वोट करने का बहिष्कार कर रहा है? इस पर थोड़ा सा जरूर आप बात रखें, क्योंकि क्या गांव-गांव तक जो विकास पहुंचने की बात होती है वो सिर्फ चुनावों के समय दिखाई देती है, बाकी सब इसमें जो क्रियान्वयन करना चाहिए वो सरकार उस तरह से नहीं कर पाती है। अमित जी, मैं इस पर यही कहूँगा कि ग्रामवासी हैं जो है, और बिल्कुल सही है, लेकिन ये निर्वाचन का विषय है, निर्वाचन आयोग का वो ने अपील की और सभी भारतीय अपन सभी अपील कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें। सभी ग्रामवासियों को भी अभी भी ये जिद छोड़ करके मतदान करना चाहिए। देखिए, एक महायज्ञ महाकुंभ है, उसमें एक अपनी डुबकी लगाना, आहुति देना, आप उसमें दीजिए, आहुति जरूर देना चाहिए। हाँ, आपने जो बात कही विकास की, बहुत सही बात है। क्यों नहीं हुआ, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं कि आप जैसे कमलेश्वर पटेल जी भी वहां से लड़ रहे हैं, वहां से विधायक भी रहे हैं, बड़े मंत्री भी रहे थे कमलनाथ जी की सरकार के समय, तो क्या कारण है कि वो अपने वो नहीं देख पाए या कोई प्रत्याशी, ये जरूर हमें जन कल्याण, लेकिन हाँ बता दें कि हमने, आप देखिए गांव की बात है, गांव के कल्याण की तो 200 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नहीं था। हमने हीरा की जो बात करते हैं, हीरा में हाईवे जो हो रहा है, हाईवे मतलब जो हमने ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है, तो आज हमने 2,82,000 से ज्यादा पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर, तो गांव का भारत हो, ग्रामीण भारत हो, शहरी भारत में को भी काम किया। लेकिन जिस विकास की आप दुहाई दे रहे हैं कि हमने काम किया है, वहां भी दे रहे हैं हमने 4 करोड़ घर बनाए तो गांव में बनाए हैं, उनको भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से 5 करोड़ सर ने बात की है, उसी गांव की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उसी गांव के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आज तक मूलभूत सुविधाओं का अभाव हमें नहीं मिला। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, विधायक आपके थे और साहब सांसद भी आप ही की थी, रीति पाठक। आपको रुकना चाहूंगा, मंडला कब रुक करेंगे क्योंकि ये अहम सीट है। जान लेते हैं कि मंडला लोकसभा सीट के बारे में, और इस सीट पर दलीय स्थिति क्या है और इस सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है। चलिए मंडला सीट के बारे में हम जानेंगे। तो मंडला लोकसभा में जो विधानसभा सीट की स्थिति है वो अलग कुछ बनी हुई थी, लेकिन इस बार सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में है, तो वर्तमान में जो विधायक ओमकार सिंह मरकाम है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कितनी दिलचस्प लड़ाई कह सकते हैं ये? देखिए, दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है कि निवास से जब उनको पिछले बार टिकट मिला था तो फग्गन सिंह कुलस्ते हार गए, लेकिन 6 बार के सांसद हैं, आदिवासी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कहा जाए इस बार जो एक और जो देखने को मिला, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सक्रिय वहां ना होना, चाहे देखा जाए कि अपना अभी सीधी की बात करें, सीधी में सक्रिय है या छिंदवाड़ा में सक्रिय है, दूसरी जगह सक्रिय है, मंडला में सक्रिय ना होना उनकी एक चिंता का विषय हो सकता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोदी का फैक्टर या मोदी की गारंटी काम करेगी, लेकिन उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी यदि देखी जाए, क्योंकि यदि उनको जीतना होता तो अपने क्षेत्र में उस समय भी जीत सकते थे, क्योंकि उस बार भी, पिछले बार यदि विधानसभा की बात करें, विधानसभा में 163 सीटें, जहां पर लगभग देखा जाए तो हर जगह बीजेपी को फायदा हुआ था, उस सीट पर उनकी नहीं चली। दूसरी तरफ यदि ओमकार सिंह मरकाम की बात की जाए तो अभी सिटिंग एमएलए हैं, और एक दिलचस्प लड़ाई जरूर रहेगी, क्योंकि उसमें बात वही आ जाती है कि पीछे क्या उम्मीदवार के पीछे संगठन कितनी मजबूती से खड़ा रहेगा, बात फिर चर्चा उसी पर आएगी। तो इसका जरूर हम इसका दोनों हमारे जो प्रवक्ता हैं उनसे बिल्कुल जल्दी जल्दी सवाल पूछ लेते हैं, क्या इतनी टफ फाइट में भी संगठन दोनों के पीछे कितने मजबूती से खड़ा रहेगा? सबसे पहले रवि जी आप बताएं। जी अमित जी, कांग्रेस पार्टी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लड़ रही है। जिस तरीके से जनता आज मतदान का बहिष्कार कर रही, यही एक सबसे बड़ा संकल्प है कि जनता ने जो लिया है कि वो संकल्प
पूरा करना है उन्हें, जो भारतीय जनता पार्टी ने ख्वाब मुंगेरी लाल के दिखाए थे और वो पूरे नहीं हुए। तो आज जो है जनता न्याय के लिए खड़ी है और जिस तरीके से हारे हुए प्रत्याशी को पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है तो जनता बिल्कुल फिर उन्हें घर बैठाने का काम करेगी, क्योंकि भाजपा के पैरों तले जमीन नहीं, फिर भी सत्येंद्र जी को यकीन नहीं और वो दोषारोपण जो है कमलेश्वर पटेल जी के करे। एक लंबे अंतराल से बीजेपी की सरकार है, सांसद है, काम जनता के भाजपा ने नहीं किए और दोष कांग्रेस को देंगे। तो यही भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जी से भी लेते। सत्येंद्र जी यदि मंडला की बात की जाए तो देखा जाए बीजेपी के पास 8 में से सिर्फ 3 सीटें, वहां पर कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। लगता है क्या मोदी का चेहरा फिर काम आएगा? जो 6 बार के सांसद हैं, उनकी पिछले बार की हार है, उसके बाद भी मोदी का चेहरा उसको बराबर कर पाएगा? देखिए, जिंदगी भर कांग्रेस यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। और यही बात अब देखिए, हारे की टिकट बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी भी पराजित हुए हैं, फिर से उनको राजगढ़ भेजा। मैं उसमें नहीं जा रहा। अब चूंकि मैं देखूं, जब कांग्रेस बड़ी सशक्त थी, 2019 का समय बताते हैं, 2019 में कांग्रेस की 114 विधानसभा सीट थी और जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आप देखिएगा लोकसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश में 211 विधानसभा सीट के हिसाब से देखा जाए 211 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली थी। वहां कांग्रेस मात्र 19 लोकसभा सीट पे 19 विधानसभा सीट पर सिमट गई थी। एक कमलनाथ जी की सरकार जिस तरह से कहें तो अल्पमत में आ गई थी उसी समय। और जो कमलनाथ जी ने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो जनजाति वर्ग के साथ अन्याय किया, 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों के पट्टे जो थे वो निरस्त किए थे, उनको बेघर किया था, उनको जमीन से हटाया था, हमारी सरकार ने हमको 3 लाख पट्टे फिर से दिए। जो हमने इन 10 सालों में काम किया है उन कामों को लेकर जनता के पास जा रहे हैं और जनता इन चीजों को समझ रही है। लेकिन एक बात है कि इस बार भी लोकसभा के चुनाव में मोदी ही एकमात्र चेहरा है जो लोगों की आशाएं पे जुड़ी हुई है। मोदी मैजिक अभी भी मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में बरकरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी दावा और वादा कर रही है कि जो वंचित लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके साथ शोषण हुआ है, उनकी हक की लड़ाई को हम बुलंद कर रहे हैं, उनको हम न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता आज जो घर से बाहर निकल कर जा रही है वो क्या फैसला लेती है, कांग्रेस के पक्ष में या फिर से भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर? आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े। तो जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में पहले फेज की मतदान हो रहे हैं तो मतदान में लोग घर से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं और हर एक तस्वीर, हर एक जिले की जहां पर मतदान हो रहा है, सबसे पहले आप स्वराज एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम डटे रहेंगे, हर एक चीज, हर एक गतिविधियां और हर एक क्रियाकलाप और अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। थोड़ा सा वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।